तो दावेदारों का दंगल किसका होगा मंगल, सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दे। हमारे साथ शांति प्रसाद जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है, हनी पाठक जी बीजेपी का चेहरा है, और साथ ही साथ हमारे साथ कुलदीप जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और कुलदीप जी का प्लीज नाम, क्योंकि कुलदीप जी हमारे पत्रकार साथी हैं, अभी किसी पार्टी में गए नहीं हैं। और शांति प्रसाद जी कांग्रेस के चेहरे हैं। कुलदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। इस बार का जो निकाय चुनाव है क्यों अलग है, और दूसरा कि निकाय चुनाव में निगम की अगर बात की जाए तो दून नगर निगम सबसे हॉट हर बार हुआ है, इस बार भी होगा। क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है? और तीसरा यह कि शहरी विकास मंत्री कह रहे हैं कि जल्द ही आपत्तियों का निस्तारण के लिए हम ऐलान करेंगे। वो जल्द ही कितना, लेकिन यह अभी संशय है। तो यह मामला एक मान के चले कि क्लियर है या फिर अभी भी मामला अटका लटका भटका है? देखिए तिलक, जितना ये मामला अभी क्लियर दिखाई दे रहा है या सत्ताधारी दल के मंत्री जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, ये अभी उतना साफ अभी उभर करके आया नहीं है ये सामने, है ना? क्योंकि आरक्षण का जो विषय है वो इतना छोटा विषय नहीं। बिल्कुल। और उत्तराखंड की कई जिलों के नगर पालिका नगर निगम की जो सीटें हैं उनमें जातीय आरक्षण के साथ साथ महिला आरक्षण को लेकर के भी उसमें सुधार होने हैं, बदलाव होने हैं। जैसे अगर हम देहरादून की बात करें, अगर आपने देहरादून की बात छेड़ी है, तो मनोरमा शर्मा डोबरियाल के बाद पिछले 25 साल में 24 वर्षों में कोई नया महिला कोई मेयर आई नहीं है, बिल्कुल, है ना? क्योंकि एक ही बार शुरुआत में ही ये सीट रिजर्व हुई थी जब नगर निगम बना था। ठीक है, तो इस प्रकार कई और भी सीटें हैं, कई और भी नगर निगम है जहां ये चीजें होनी। ठीक है, और अब क्योंकि ये स्थिति थोड़ा सा स्पष्ट हो गई है कि हाँ भाई कहाँ कितने मतदाताओं का परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, किस प्रकार का है, क्योंकि आरक्षण का निर्धारण भी उसी आधार पर ही किया जाता है। तो अब चीजों को लेकर के थोड़ा सा जो उठापटक होगी भाजपा के लिए वो ये रहेगी कि सीटों को किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। दूसरी चीज ये है कि चयन को लेकर के, खासकर देहरादून की बात जो आपने कही कि देहरादून की सीट हॉट सीट बनी हुई है, मैं निष्पक्ष रूप से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी का कार्यकाल भी देखा है और उसके बाद विनोद चमोली का कार्यकाल भी देखा है, और निर्वर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा जी का भी मैंने कार्यकाल देखा है। मैं विनोद चमोली जी को व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने उनके कार्यकाल में उनके कार्यों को लेकर के और शहरी विकास को लेकर के जो उनकी दक्षता है, मैंने सिर्फ फाइलों से, उनकी योजनाओं से उनको समझा है। मेरा व्यक्तिगत बहुत ज्यादा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन जितना मैंने उनको उनके कार्यों से जाना है, विनोद मेयर के रूप में विनोद चमोली जो रहे, एक शानदार उनका वो रहा है, और जितनी नॉलेज उनको है शायद ही मैंने समझता हूँ कि शहरी विकास को लेकर के किसी व्यक्ति को इतनी नॉलेज होगी जितनी उनको रही है। बिल्कुल सही। अब एक विडंबना ये है कि उनके जाने के बाद हमें देहरादून को उस स्तर का मेयर मिल नहीं पाया, और विनोद चमोली के साथ भी ये विडंबना रही कि विनोद चमोली को कई बार अपने शहर के लिए अपनी ही सरकारों के सामने उलझना पड़ा। उनकी सरकारें भी उनके साथ में है। ठीक है, और जिस तरीके से अभी सुनील उनियाल गामा को लेकर के जो बातें होती रही, हमने आपके चैनल पर भी डिबेट की है ना, जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगते रहे, और जिस प्रकार के अन्य नगर निगम के मेयर को लेकर के भी ये अफवाहें और तमाम मामले उठते रहे, कई नियत उनको हटाना पड़ा, है ना। तो वो तमाम सारी चीजें हैं कि इस समय जितनी उठापटक भाजपा के भीतर होगी इस समय, उतनी कांग्रेस के भीतर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो क्योंकि लगातार वो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हारते हुए आ रही है, मेयर का चुनाव भी वो हारते हुए आ रही है, उसके सामने तो एक चुनाव, यानी आप ये कह रहे लिमिटेड चेहरे हैं कांग्रेस के पास, लेकिन बीजेपी के पास कतार लंबी है। कतार लंबी है, क्योंकि बड़े चुनाव के बाद जो छोटे चुनाव होते हैं, तो इस तरह के नगर निगम, नगर पंचायत के जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, जो कार्यकर्ता है उसकी थोड़ा सा राजनीतिक इच्छाएं होती हैं। बिल्कुल, और अब मामला तो यही है ना कि भाई यही आपको मैनेज करना है। ओके हनी जी, कुलदीप जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा टेंशन तो बीजेपी के घर में होगी यहाँ, क्योंकि दावेदारों की लंबी कतार है।
और गामा साहब पे वैसे ही भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, तो फिर बीजेपी तो वैसे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, जैसे गणेश जोशी के मामले में अपनाया आप लोगों ने, ठीक वैसे ही नीति अपनाते हुए तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली कहानी हो जाएगी। देखिए तिलक जी, कार्यकर्ताओं की कतार लंबी है से ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना बड़ा संगठन है, कितना उसका स्वरूप बड़ा है, यहाँ पे कितने कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को कितनी अहमियत दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में जो 3 शब्द है, भारतीय जनता, उसके बाद हम पार्टी को रखते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं की लंबी फेहरिस्त है। हाँ। कार्यकर्ता है तभी लंबी फेहरिस्त है। हाँ। जहां ना नेता बना ना कार्यकर्ता बना, वहां पर कहाँ लंबी फेहरिस्त होगी, कहाँ उठापटक होगी। और जैसा भी कुलदीप भाई ने कहा कि नहीं, आप जानते हैं ना कि कई जो पालिका अध्यक्ष थे ना, हनी जी एक मिनट मैं बता देता हूं, पूरा कंप्लीट अब आपको ही बोलना है। वो कई जो है उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक जगह पर 2-2, 3-3 दावेदार हो गए। मतलब समझ रहे हैं, जो कांग्रेसी थे वो भी भाजपाई हो गए। तो अब अपने भाजपा को भी संभालना है और जो कांग्रेसी भाजपाई हुए हैं उनका भी जो ध्यान रखना है। मैं ये कह रहा था, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में ध्यान रखा जाएगा। हमारे लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता सर्वोपरि है, संगठन का वो बहुत बड़ा सिपाही है, तो हमारे लिए वो सब सर्वोपरि है। हम पार्टी की रीति और नीति को देखते हुए कार्य करते हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी तिलक जी, वो ये कह रहे थे कि आपके जो मौजूदा मेयर पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैंने कहा ऐसे आरोप तो गणेश जोशी पे भी लगे थे, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ तो लगते हैं, लेकिन आरोप को सिद्ध करना, सिद्ध कौन करेगा? आरोप को आरोपित, जिस राज्य में लोकायुक्ति नहीं है तो सिद्ध कौन करेगा? मैडम सरकार आपकी, मैं इसका जवाब दे रही हूँ, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। भाग भाग के जो लोग कोर्ट जाते हैं, भुवन कापड़ी जी एसआईटी जांच के लिए वहां से अच्छा कोर्ट जाना चाहिए, ठीक ठीक। तो इन सब चीजों के लिए अगर इनको हमारी जांच से संतुष्टि नहीं है तो आपने कौन सी जांच करवाई? खटखटा ले। और दूसरी बात, कौन सी जांच करवाई आपने? तिलक जी मैं बात कंप्लीट कर लूं? अच्छा, जांच हुई होगी, सुनूंगी, बात कंप्लीट कर लूं। अभी कुलदीप भाई ने ये कहा कि मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी के बाद से कोई भी व्यक्ति, महिला व्यक्ति नहीं, महिला वहां पे रही नहीं। तो मैं ये बात भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं को लगातार तवज्जो हमारी ही पार्टी में दी जा रही है। 5 लोकसभा सीटों यानी हनी जी ये कह रही हैं कि बाकी ये दावेदार ठीक है। अब शांति प्रसाद जी के पास एक मिनट, हनी जी चुनाव में भी, हनी जी ठीक, अब आपकी बात आ गई ना, में भी एक भी महिला सीट को उम्मीदवार नहीं बनाया, महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया। ओके ओके हनी जी आ गई आपकी बात, 1 मिनट आ गई, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड तिलक जी। उसके बाद ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वहां पे हमेशा भाजपा का ही कैंडिडेट बैठा, कांग्रेस का नहीं बैठा। सूर्यकांत धस्माना जी यहाँ कैंट विधानसभा से जब टिकट लिए हैं और यहाँ चुनाव लड़े हैं, मुंह की ही खाए हैं। अब ऑडियंस लंबी फेरिस्त, एक मिनट मैडम, वो उनकी रणनीति का हिस्सा है ना, उनके पास एक ही चेहरा है तो वो दाव लगा रहे हैं एक ही चेहरे पे बार बार, है ना, पहली बात। और दूसरी बात ये, मनोरमा शर्मा डोबरियाल कांग्रेस का ही चेहरा थी और वो तिवारी जी, हाँ, 1 मिनट शांति जी, उसके बाद की बात करें ना, 1 मिनट, कितनी महिलाओं को इन्होंने प्रत्याशी बनाया। हनी जी मैं तो चाहता हूं कि आप भी दावेदारी करो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना, आप भी दावेदारी करो और महिला के तौर पर आप भी प्रमुख चेहरा दिखाई दोगे। हम भी दावेदारी करेंगे और तिलक जी जरूर समर्थन करेंगे। नहीं, मैं समर्थन ना करने वाला कौन होता हूं मैडम, मेरे लिए तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जैसे शांति जी वैसे आप। शांति जी जी तिलक जी, आपके घर में टेंशन कम है, कुलदीप जी ये कह रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ जो युद्ध होता है ना वो सबको दिखाई दे जाता है। पार्टी कार्यालय में जैसे जो मामला होता है वैसे बंद कमरों में होता है, आपके यहाँ तो खुल्लम खुल्ला खेल फरूकाबादी। हम तो लोकतंत्र में जीते हैं, यहाँ तो सब कुछ खुला होता है, यहाँ कुछ बधाई हो ऐसा लोकतंत्र आपको। यहाँ कोई गोलमाल नहीं होता, यहाँ सब खुला होता है। पहली बार इस निकाय चुनाव की आपने चर्चा जब की है शुरुआत, तो 1 साल 12 दिन हो गए हैं, निकाय चुनाव नहीं हुआ इस प्रदेश में। हाईकोर्ट की डांट और फटकार लगातार इस सरकार को मिल रही है, अवमानना के नोटिस भी मिल रहे हैं। उसके बाद बमुश्किल से ये सरकार रिजर्वेशन आरक्षण पर पहुंची है, वो भी अभी अंतिम है, अंतिम नहीं है। अंतिम कब निकासन होगा पता नहीं है, उस पर आपत्तियां आएंगी, वो कब अंतिम रूप लेगा ये भी पता नहीं है। उसके बाद जो चरण है
वो मतदाता सूचियों का है, अधिसूचना का है, उसके लिए 3 चरण है, नामांकन है, निर्वाचन है, मतगणना है। ये कब जारी होगा किसी कुछ पता नहीं है। और अभी हनी जी कह रही थी कि महिला को कांग्रेस बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है। अरे हमारी तो मेयर ही महिला रही है, मैं तो वो दिवंगत है, उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ, मैं स्मरण भी करता हूँ। और आपने जो इंगित किया है तो मुझे लग रहा है कि हनी जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। मेरी बहन है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। सुनिए शांति जी, मिल रहा है। शांति जी, हनी पाठक या फिर शांति प्रसाद भट्ट, ठीक है आप दावेदारी करिए, मालूम आपको भी है, हनी जी को भी है और कुलदीप जी को भी है बीजेपी में किसे निगम का टिकट मिलने वाला है। अब कार्यक्रम खत्म हो तो फोन करके पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। सबको मालूम है, सबको मालूम है किसको मिलने वाला है ना। तो वो बात छोड़ दीजिए। हाँ, अब मुद्दे पे आइए। आपके यहां तो दावेदारों की ज्यादा कोई टेंशन है नहीं भाई। चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्था दूसरी भी तो चाहिए भट्ट जी, मेरी बात समझ रहे हैं ना। चुनाव लड़ने का मतलब ये थोड़ी ना कि पर्चा भरा और बात खत्म। चुनाव लड़ने के लिए दूसरी व्यवस्था भी चाहिए। हमने सारे वरिष्ठ अनुभवी नेताओं को प्रभारी के रूप में अलग अलग निकाय निगम में भेजा है। सारे वरिष्ठ नेता वहां बैठके ले रहे हैं कार्यकर्ताओं की। शीघ्र ही फीडबैक आने वाला है, लगभग आ चुका है। जो दावेदार है उनके नाम लगभग पार्टी के सामने आ चुके हैं। हाँ। कुछ आने शेष है। जैसे ये सब हो जाएगा हम आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। ये खुद से तो डरी हुई है, जो कांग्रेस गोत्र के लोग इनके घर में गए हैं उनसे भी डरी हुई है। उन्हें तो एक कुर्सी तक बैठने को नहीं देते हैं। टिकट तो बहुत दूर की बात है उन्हें देना। ये तो जब टिकट की बात होती है, कुर्सी की बात होती है, तब उसमें संघ और आरएसएस की खुशबू ढूंढना शुरू करते हैं कि कहीं कोई संगी मिल जाए तो उसी को टिकट देना है, दूसरे को नहीं देना है। हनी जी, ये आपके डर की बात कर रहे हैं भट्ट जी, कह रहे हैं अगर आप, तो इसलिए दूसरों को मैं जवाब दूं तिलक जी। इसलिए मैं मान चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मुकम्मल होना तय है। और आप देखिएगा हमारे यहाँ तो जो भी आएगा कद्दावर लीडर होगा। हमने लगभग मैं जवाब दूं तिलक जी, अब साफ होने जा रहा है कि हम किस स्थिति में है, कौन हमारा प्रत्याशी है और हम जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी देने जा रहे हैं। ये मैं आपको आज बहुत मजबूती से कह सकता हूँ। हनी जी प्लीज जल्दी से। हाँ, शांति प्रसाद भट्ट जी, ये लाइन बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है कि हमें डर है, हमें डर है, हमें डर है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव में आप लोगों ने इस पर रट्टा मारा हुआ था, हमें डर है, हमें डर है, हमें डर है। लेकिन उसके बाद देखिए भट्ट भाई साहब, मैं निवेदन कर रही हूँ ऑन डिबेट आपसे हाथ जोड़कर कि मैं आपके टर्न पे एकदम नहीं बोली हूँ। प्लीज आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ठीक है। धन्यवाद मेरे बड़े भाई। अब देखिए फिर बोल रहे हैं बीच में। अब देखिए ये रटी रटी सी जबान जो इन लोगों की थी वो केदारनाथ उपचुनाव में दिखाई दे गई। अब उसी प्रकार से ये रटी रटी चीजें लाइन निकाय चुनाव में अभी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तिलक जी, जिताऊ और टिकाऊ। इसका क्या मतलब है? टिकाऊ की तरफ आपका इशारा किधर है? मैं बताता हूँ। अपने ही कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ टिकाऊ का क्या मतलब है। आपकी पार्टी के हनी जी बता देता हूँ ना, दिखाई देते हैं। आपने कहा टिकाऊ। अगर किसी एक मिनट हनी जी, पंचायत अध्यक्ष अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री धामी जी की तारीफ कर देता है तो आपके प्रदेश के प्रवक्ता कैसे दिखाई देते हैं? क्योंकि उनको लड्डू मिल रहे हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं। इसलिए आप टिकाऊ पे बल दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी पार्टी में आप ही के लोग आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको लालची बोलते हैं, इसलिए वो आपके साथ टिकाऊ नहीं है। आदर करोगे तो कार्यकर्ता आदर देगा, आदर नहीं करोगे तो कार्यकर्ता भी अनादर कर देगा। टिकाऊ का मतलब समझते हैं? टिकाऊ का मतलब ये होता है, मैं बताता हूँ ना, एक मिनट। आपने कहा टिकाऊ का मतलब ये होता है कि जैसे आपको वक्त जरूरत पड़ी और आपने जोर से अंतरात्मा की आवाज लगाई और वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर जो खिंचे चले आते हैं उसको टिकाऊ नहीं बिकाऊ बोलते हैं। फर्क कितना? इसका जवाब तो यही दे। फर्क कितना है? शब्द का इस्तेमाल तो इनके सभी लोग कह रहे हैं। शांति प्रसाद जी। तिलक जी, ये हमारा इतिहास रहा है देश और दुनिया में। जब जब रावण रूप की सरकारें रही है तब तक जो साधुवादी लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, उन्हें सुरक्षित होकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। जब जब रावण रूप की सरकारें देश और प्रदेश में रही है तो वही स्थिति है ना। इसलिए हम कह रहे हैं
कि हम जिताओ और टिकाऊ प्रत्याशी को देंगे, क्योंकि हमारे सामने जो लोग हैं वो छद्म लोग हैं। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी राजनीति हमें पता है। शांति जी माफ करिएगा, शांति जी, शांति जी माफ करिएगा, टॉर्च लेकर निकलिएगा, एक भी नहीं मिल पाएगा, फिर निश्चित मिलेगा, इस पैमाने पर नहीं मिल पाएगा। शांति जी नहीं मिल पाएगा, शांति जी नहीं मिल पाएगा। आपके सामने ही देंगे प्रत्याशी। अब फिर आप देखिए, आपकी सोच और आपका नजरिया कार्यकर्ता पर आकर नहीं रुकेगा। जो चुनाव लगातार बार बार हारे, आप उन्हीं को टिकट देंगे फिर से। अरे हम अपने कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता कहां रह गया? आप जीते, आप जिताओ सर, आप हारे हुए व्यक्ति पर दाव लगाते हैं बार बार। आप हारे हुए व्यक्ति पर कहते हैं वो उसका हक मारा जाता है कार्यकर्ता का। कुलदीप जी, देश को विभाजित करने की दिशा में निरंतर काम कर रहा है। इनके परदादा ने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का विभाजन किया, नानी ने पंजाब सरकार बनाने में भिंडरावाले को समर्थन दिया, और यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को तोड़ने की योजना बना रही है, तो बना रहे हैं। भिंडरावाले पे कहाँ पहुंच गए आप लोग? रुकिए एक मिनट, नहीं कुलदीप जी लाएंगे आप ऑडियो नीचे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, भिंडरावाले पे कहाँ पहुंच गए मैडम? एक मिनट रुकिए। कुलदीप जी, निकाय चुनाव को लेकर ये कह रहे हैं हम तैयारी शुरू कर चुके हैं। निकाय चुनाव तो तब होगा ना जब सरकार, मेरी बात समझ रहे हैं ना सर, कि भैया नहीं अब मामला जैसे केदारनाथ जीत गए, अब थोड़ा माहौल टाइट हो गया, आप करवा लीजिए। लेकिन यहां तो अभी एक मसला और है, आरक्षण की आपत्तियां, और उसके बाद निकाय चुनाव नहीं, बोर्ड एग्जाम। फिर चुनाव होगा तो होगा कैसे? ये कह रहे नहीं हम तो बिल्कुल तैयार हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 45 दिन भी चाहिए आपत्तियों के निस्तारण के लिए, और फिर उसके बाद आपके सर पर खड़ा है बोर्ड एग्जाम। चुनाव तो उन्हीं को करवाने, कैसे हो पाएगा? बिल्कुल ठीक तिलक, मैंने शुरुआत में यही बात कही थी ना कि ये इतना ऊपर से दिखाई दे रहा है, इतना सुलभ, इतनी सही चीजें अभी हुआ नहीं है ये चीजें, ठीक है, समय लगेगा। हालांकि जो बातें सत्ताधारी दल की तरफ से निकल करके आ रही हैं वो ठीक है, वो अपनी व्यवस्थाओं को और अपनी रणनीतिक रूप से अपनी जो उनकी सियासत पर जो दिखाते हैं उसको लेकर के वो बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी चीजें होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात यह है तिलक कि मैं इसको थोड़ा एक दूसरे डिफरेंट एंगल से भी देख रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले ही उत्तराखंड में पंचायतों का भी कार्यकाल पूरा हुआ है, ठीक, वहां भी प्रशासक बैठा दिए गए। हाँ। और भारत में अक्सर एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठती रही है, ठीक, तो क्योंकि उत्तराखंड भाजपा की प्रयोगशाला कही जाती है, कई प्रयोग यहाँ से हुए हैं, ठीक, और अभी हमने यूसीसी का प्रयोग भी उत्तराखंड में देख लिया है ना? तो एक कहीं ना कहीं एक ये मन में एक शंका यह भी उठ रही है कि कहीं उत्तराखंड में भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन के सबसे छोटा स्वरूप है। नहीं कुलदीप जी, कहां तक मैं थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर लूं, फिर आप उसका उत्तर दीजिएगा। कैसे सर? पंचायत चुनाव, निगम चुनाव, छात्र संघ चुनाव, कॉर्पोरेशन चुनाव, यहां तक कि संगठन के चुनाव, कहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात? नहीं हनी जी, ये तो कुलदीप जी मैं नहीं मानता इस बात को ना। वो एक चुनाव तो करवा नहीं पा रहे, आप कह रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन। भाई संगठन के चुनाव तक रुक गए, पंचायत के चुनाव रुक गए, निगम के चुनाव रुक गए, कॉर्पोरेशन के चुनाव रुक गए, छात्र संघ के चुनाव रुक गए, आप कह रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हाँ एक मिनट रुकिए हनी जी, नहीं हनी जी, कुलदीप जी कोड कर दिया मैंने उनको, नहीं वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। नहीं हनी जी रुकिए एक मिनट, हनी जी ना कुलदीप जी गलत कोड कर रहे थे, मैंने इसलिए ऐड ऑन किया ना। आगे बढ़ेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही कारण बनेगा। हनी जी ठीक है, आपकी बात आ गई। एक मिनट, कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी हनी जी एक मिनट, आपकी तरफ से मैंने उत्तर दे दिया उनको, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। हाँ कुलदीप जी आप बोलिए। एक चुनाव तो हुआ नहीं, आप कह रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो गलत बात हुई आप। नहीं, आपने बात जो आपने सवाल उठाया वो सही है, वाजिब है, तो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि कहीं ना कहीं एक शंका यह भी पैदा हो रही है। मैंने ये शुरुआत में कही थी अपनी बात रखने से पहले कि कहीं ना कहीं एक शंका यह भी पैदा हो रही है क्योंकि उत्तराखंड जो है भाजपा की प्रयोगशाला रही, क्योंकि ये बेसिक चुनाव है। दूसरी बात आपने अपने सवाल में कहा कि ये स्टूडेंट फेडरेशन के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, समितियों के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए करवा पा रहे हैं या टाल रहे हैं, नहीं करवाने की क्षमता तो है, कारण होना चाहिए कि आप किन कारणों से टाल रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या मंशा है,
मैं एक शंका व्यक्त कर रहा हूं। मैं एकदम से मेरा कोई वैसा वक्तव्य नहीं है। मैं एक शंका व्यक्त कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उस दिशा की तरफ सोच रहे हों। ठीक, चलिए मैं पूछ लेता हूं, हनी जी क्या ऐसा है? देखिए, इस तरीके की कोई भी बात अभी निकल कर नहीं आई है। उसको प्रस्ताव रखा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए। इससे देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फायदा होगा और उस चीजों को देखते हुए हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी इतनी जल्दी देखिए, दोनों पार्टी के लोगों को इस पर स्वीकृति भी करनी चाहिए। अगर वो देश का भला सोचेंगे तो निश्चित तौर पर करेंगे, अगर देश का भला नहीं सोचेंगे जल्दी तो से बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अभी उन्होंने ही कहा कि हम इस दिशा में सोच रहे हैं, मेरा कहना इतना ही है। उत्तराखंड के लिए नहीं कहा, हमने पूरे देश की बात करी, पूरे देश की बात करी। कुलदीप जी, मैं थोड़ा सा वो हनी जी के साथ हूं इस मामले में। वो मसला अलग हो जाता है ना भाई। आप कहां वन नेशन, पंचायत चुनाव में, निगम चुनाव में, छात्र संघ चुनाव में, कॉर्पोरेशन के चुनाव में, संगठन के चुनाव में, सारे तो चुनाव टले हैं, तो फिर कहां वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा? वो मैं हनी जी के बिल्कुल साथ हूं। खैर हनी जी बता दिया मैंने कुलदीप जी को, ये थोड़ा मामला कुछ और दिशा में जा रहा था। हाँ शांति, नहीं, आप जिस टोन में बोल रहे हैं तिलक जी, वो किसी दिशा में जाने वाली बात नहीं है। मैं आपको इसके बारे में जब बताना चाहूंगी कि ओबीसी आरक्षण की बात अटकी हुई थी, जिसको अभी सौंप दिया गया है। निश्चित तौर पर अब चुनाव की तारीख आने की बात करी गई है। जो लोग संविधान की किताब को हाथ में लेकर जातीय जनगणना की बात करते फिरते हैं, वो आज जातीय जनगणना ओबीसी वर्ग की बातों को लेकर ये अब एक मिनट, अब ऑडियो नहीं चलाएगा, सिर्फ शांति जी बोलेंगे। अब कृपया शांति का दान दीजिए, अब शांति जी बोलेंगे। शांति जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि मैं इतना जानता हूं, मेरी राजनीतिक बुद्धि आप लोगों से थोड़ी कमजोर है, कि कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा था, कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा था कि चुनाव की तैयारी मत करना। कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। और जो काम आरक्षण की तैयारियों को लेकर अभी करने का दावा माननीय शहरी विकास मंत्री जी कर रहे हैं, वो तो जो अधिकारी जो काजू बादाम पिस्ता सब कुछ चल रहा था, तो वो तो तब भी पूरी कर सकते थे। किसी ने कोर्ट ने रोका थोड़ी ना था, ये कि कोर्ट ने रोका था। खैर वो जो हुआ हुआ, ये तो आपके वक्त भी होता रहा, अब भी हो रहा है। लेकिन शांति जी कैसे कर पाओगे? ये तो बड़ा दिक्कत वाली कहानी है। केदारनाथ भी हार गए आप तो। तिलक जी, पहले कार्यकर्ता भी नहीं। तिलक जी, आप बहुत लंबे अनुभवी पत्रकार हैं। आप ऐसा मत कहिएगा कि हम आपसे बड़े हैं, हमको नहीं आता है। आप सम्मानित हैं, आप विद्वान हैं, आप बहुत सारी डिबेटों को करते हैं, आप सम्मानित विषयों पर बहुत पैनी नजर आपकी रहती है। ये जो निकाय चुनाव है ना, 1 साल 12 महीने से अधिक, 12 दिन से अधिक का समय हो गया जब इस सरकार ने चुनाव को टाला है। ऊपर से पंचायत चुनाव भी आ गया है, सर निकाय बिठा दिए हैं, और एक कुठाराघात और कर दिया है कि अध्यक्ष जिला पंचायतों को तो प्रशासक बिठा दिया, लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को नहीं बिठाया, प्रधानों को नहीं बिठाया। मतलब अध्यक्ष जो जिला पंचायत है, जो इनके एक किस्म से पालक पोषक है, उनको दोबारा से कुर्सी में बिठा दिया बिना चुनाव के, जबकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। चलिए चार्ज दे दिया है, चलिए रूल है। अभी चलिए ओके, वक्त ज्यादा नहीं दे रहा, लेकिन अभी शांति जी एक चर्चा रह गई है, उस पर भी करेंगे किसी दिन। लड़कियों लड़ सकती हो, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देना। ठीक, वक्त ज्यादा नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच हनी जी, कुलदीप जी और शांति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।